तो मैं जॉइंट सीपी सर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, अपने विचार हमारे सामने रखें, हमें अपनी सरपरस्ती दें। जोरदार तालियों से स्वागत करें जॉइंट सीपी सर का। सॉरी, मैं बैठ के बोलना चाहता हूँ। वैसे दिक्कत नहीं है, बट आप लोग बीचों बीच हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग से भी मैं आप लोगों को देख पाऊंगा। ये जो पहल, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसे कम्युनिटी पुलिसिंग की बात होती है। आजकल एक और कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग पुलिसिंग। ये जो हमारे जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो 2-3 कारणों से हो रही हैं। एक तो जॉब्स नहीं है, और जॉब्स नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जैसे स्किल्ड लोग चाहिए। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे इंडस्ट्रीज में जो स्किल जैसा होना चाहिए, ये अनस्किल्ड जो लोग हैं उनके पास जॉब्स नहीं, या मान लीजिए सीधे ग्रेजुएट भी हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, तो वो सही मायने में वो लग नहीं पा रहे हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए, और जैसे उनको जॉब उनको उम्मीद है, और जो उनको एक सैलरी ऐसा दे, ऐसा वेज दे जिससे कि वो अपने भरण पोषण, अपने परिवार का वो देखभाल कर पाए। तो ये दिक्कत है, और उसका बस एक ही उपाय है कि जिनको स्किल नहीं है, जिनको स्किल चाहिए, उनको स्किल दिया जाए, और एक बेसिक एजुकेशन। तो जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और अगर आप देखें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे, हमारी छोटी बहन या बेटी लोग हैं यहाँ पे। सच नाइस फीलिंग। जो लेडी अगर पढ़ लिख गई, जो लड़की जो पढ़ लिख गई, वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएगी। वो बच्चे कभी भी इलिटरेट नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि सबसे पहले उसको शादी कर दो जी, उसको जल्दी करो, बोझ है, उसको निकालो जल्दी। लड़का जब होता है तो घर में नगाड़ा बजता है, और लड़की आती है तो सब सारे लोग, तो ये वाली फीलिंग तभी दूर होगी जब लड़कियां आगे आके, और अब होने भी लगा है। आप देखते होंगे न्यूज़ में, प्रेस में, कितने ज़्यादा आजकल लोगों लड़कियों में है, और बहुत अच्छे अच्छे पदों पे लड़कियां विराजमान है, बैठ गई हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जहाँ पे वो पहुँचती है तो उनको लगता है कि मैं जिस कठिनाई से, बहुत परिवार बहुत रिच है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बेटी उनके लिए भी बोझ माना जाता है। तो उनको ये लगता है कि जब मेरी बेटी होगी तो ऐसा नहीं, ये बोझ नहीं है, ये इसको भी और भी अच्छा करें। तो लड़की को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरे समाज में जब एजुकेशन अगर हो जाए तो देखिएगा कि उससे बिल्कुल बदलाव आएगा। ये जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, ये कर दिया, वो कर दिया, वो गाय काट दिया, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो अब हम लोग को केवल ये है कि सबको पकड़ पकड़ के एजुकेशन, जैसे हम लोग है ना वैक्सीन वाला अभी है, तो एजुकेशन बहुत बड़ा वैक्सीन है। उसको एजुकेशन सबको दिलाना बहुत जरूरी है। और आप लोग खुद ब खुद, मुझे नदीम साहब कह रहे थे कि यहाँ पे लाइब्रेरी जब खुलने के टाइम से पहले ही 10-15 मिनट पहले लोग आने लगते हैं और खड़े हो जाते हैं, और बिल्कुल लास्ट में जैसे उनको एक तरह से कहा जाता है कि भाई आप बाहर निकलिए, टाइम हो गया बंद करने का। तो ये एक जो अंदर का जो एक डिजायर है कि पढ़ना, नॉलेज हासिल करने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को तैयार करना किसी एक पद के लिए, किसी एक एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी वाले बहुत यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, और दूसरे जो प्रोविजनल सिविल सर्विसेज वाले हैं,
और दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, मेरा बस छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा आप लोग उन ऐसे। नंबर 1, आप लोग वक्त को हमेशा ध्यान में रख के काम कीजिए। कभी ऐसा नहीं, एक होता है लाइब्रेरी सिंड्रोम, मैं भी उससे ये कि मैं लाइब्रेरी चला गया हूँ तो परिवार को भी लग रहा है कि हाँ लाइब्रेरी में बैठे हुए, लाइब्रेरी में बैठा हूँ मैं, भले वो 8 घंटे या 10 घंटे में 2 घंटे भी उसको ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ इधर उधर मेरा ध्यान जा रहा है, कुछ और मैं देख रहा हूँ, मैं कभी अपने मोबाइल फोन चेक कर रहा हूँ, कोई सोशल मीडिया चेक कर रहा हूँ, ये मत कीजिए। जब कभी आपको ऐसा है तो अपने बैग में मोबाइल को ऑफ करके उसको रख दीजिए। फैमिली को बोल के आइए कि मैं 10 बजे से लेके मैं 1 बजे तक मैं बिल्कुल मोबाइल नहीं देखूंगा। उसका फिर खोलिए, देखिए कोई अगर कोई ये होगा, फिर उसके बाद लंच वंच करने का फिर से बंद कर दीजिए। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये मोबाइल है, क्योंकि आप यहाँ आ रहे हैं, आपके पास टर्मिनल्स हैं, पीसीज हैं, या जो भी है, यहाँ पे लैपटॉप है, तो आपको वेब से। और दूसरा ये है कि फालतू की चीज मत देखिए कि मुझे पढ़ना है लॉ, तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, अपना नॉलेज गेन कर रहा हूँ, वो मत कीजिए। फोकस रखिए एकदम बिल्कुल कि आज मुझे ये टारगेट बनाइए कि फर्स्ट मंथ में आज 1 तारीख है, 1 तारीख से 30 तारीख तक मैं ये करना चाहता हूँ। टारगेट आप टारगेट करेंगे और वो टारगेट को डेली इसमें ब्रेक डाउन कीजिए। ये मत कीजिए कि नहीं नहीं हो जाएगा जी, अच्छा बहुत टाइम है, वो तो अगले साल है एग्जाम। बहुत टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है एग्जाम, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो गया है, इसलिए क्वेश्चन भी उसी तरह से बहुत ही ब्रॉड बेस्ड आती है। हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे साथ जो ऑफिसर्स हैं ये तो बहुत बाद के हैं, इन लोग के टाइम में फिर हो गया था। हमारे टाइम में सिविल सर्विसेज में 2 ऑप्शंस होते थे, 2 पेपर्स होते थे, तो 4 पेपर ये हुए, 2 होते थे जनरल स्टडीज के, पेपर 1 पेपर 2, तो 6 पेपर ये हुए, और इंटरव्यू होता था, ऐसे वैसे नहीं होता था। प्रीलिम्स हम लोग के टाइम में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे जिसमें टेक्निकल टाइप का था, जैसे इकोनॉमिक्स का मैं हूँ, तो ये सब में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो सब्जेक्ट लेने वाले कम होते थे। और क्योंकि प्रीलिम्स में भी वो सब्जेक्ट होता था, उसमें मार्क्स ज़्यादा होते थे। 100 आई थिंक 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन का होता था। तो अगर कोई अपना जो मेन सब्जेक्ट ठीक कर ले तो उसको जीएस के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है, वो अपना नॉर्मल करे। लेकिन आज बहुत टफ हो गया है। प्रीलिम्स मेरे ख्याल से केवल जीएस ऑप्शंस खत्म हो गई है, और एक कोई सीसैट ऐसा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो अभी एग्जाम्स बहुत टफ हो गया है, और सारे एग्जाम्स, नॉट ओनली यूपीएससी। इसलिए आप लोग एक टारगेट वे में कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। कहते हैं ना कि वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को संभाल के रखो, वक्त बेवक्त काम आता है। तो जब उस समय जब 5 मिनट बचा रहेगा और आपका एक क्वेश्चन बचा है लिखना, वो याद कीजिए। उस समय कैसे 5 मिनट्स का वैल्यू आपको लगता हो कि हमें 20 मिनट और मिल जाता तो मैं अच्छा से दिखता, तो वो चीज़ ध्यान रखिए। जब भी आपका मन भटके इधर उधर टाइम वेस्ट करने का, तो वो सोचिए कि एग्जाम के हॉल में मैं बैठा हूँ और मुझे कितना टाइम बचा है। नंबर 2, मैं एक तो डिस्ट्रैक्शंस की बात की, ये सब सोशल मीडिया फलाना कुछ नहीं रखा है, ये सब है, ये सब फालतू। केवल एक ऐसे ही कि व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप में जोक आते रहते हैं, कंपनी वाले वो जोक बनाते रहते हैं और पब्लिक कंज्यूम करती रहती है। तो क्या हुआ है कि जो हम लोग को पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। हम लोग जो बुक्स पढ़ा करते थे वो कोई आजकल पढ़ने, क्योंकि सवेरे से शाम तक देखिए डीसीपी साहब इसी पे लगे हुए हैं। तो हम लोग भी अभी एक गाड़ी में मैं बैठूंगा, सबसे पहला करूँगा अच्छा क्या है मैसेज दिस दैट, और ये उसी में बीच में जोक आ गया, हंसेंगे भी, उसको उसमें 5 मिनट ये होगा कि वो 2-4 लोगों को फॉरवर्ड करे, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो डिस्ट्रैक्शन पहले हटाइए अपनी जिंदगी से। और नंबर 2,
ये सोचिए कि जिसको आप मानते हैं, जिस खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, जो भी आप ईसा मसीह को मानते हैं, ये सोचिए कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ा प्रेयर है, मेरी प्रार्थना ये है। ये नहीं कि नहीं प्रार्थना तो हम अलग से करते ना, यही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जब आप यूनिफॉर्म में जब ऐसे हो जाएगा तो आपके पास ऊपर वाला वो दिया है आपको वो पोस्ट कि आप लोगों की भलाई कर सकें। वो लोग जो बिल्कुल असहाय, हेल्पलेस, उनको आप इस वर्दी के सहारे या अपने पोस्ट के सहारे, आप आईएएस ऑफिसर हो गए, आप आईआरएस ऑफिसर हो गए, आप आईपीएस ऑफिसर हो गए, तो उसके सहारे आप मदद कर सकते हैं। ये ऊपर वाला सिलेक्ट करके भेज रहा है, सबको नहीं दे रहा है वो। तो सोचिए कि मैं जो ये कर रहा हूं, मेरी ये इबादत है, मेरा ये प्रेयर है और इसलिए मुझे तैयारी करनी है। आप दीजिए और हार मत मानिए, आप देते रहिए, पढ़ते रहिए, आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपने इम्प्रूव करते रहिए और हमेशा फाइट अपने साथ होना चाहिए कि आप जैसा आपने किया। मान लीजिए कल आपने दिन भर बहुत अच्छे से आपने 4 घंटा पढ़ा, इस बार इस दिन आप बोले कि नहीं 4 नहीं, आज 4.25 घंटे में पढ़ूंगा, तो उससे उसको बढ़ाइए। ये मत देखिए कि बगल वाला कितना देर पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। अपने आप से आप कंपीट कीजिए। जब अपने आप से कंपीट करेंगे तो आप ऐसा पहुंचेगा ऐसे जगह पे, फिर कोई आपको हरा नहीं पाएगा। आप सर्वोत्तम होंगे, आप इतना एक्सेल कर जाइएगा कि आपको नहीं। और जो आपको कमी लगती है, चाहे आपको लैंग्वेज में कमी है या किसी सब्जेक्ट में कमी है, उसको जितना बार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस कर देखते रहिएगा। अगर मान लीजिए कोई फिजिक्स का है या कोई मैथ्स का है या कोई इसमें न्यूमेरिकल्स होती है, आपको लगता है कि बार बार मैं अटक रहा हूँ इसमें, उस चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार करके फिर आगे बढ़िए और हमेशा टाइम पर आपका ध्यान रहे। और जब आप हमेशा अवेयर रहें कि जैसे कभी कभी हम लोग के एज में जब पहुंचेंगे तो आपको खाने में बहुत ज़्यादा ये होगा कि बहुत ही सोच विचार के, सोच समझ के मैं खाऊं खाना, ज़्यादा नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं हो जाए, फ्राइड खाना नहीं हो जाए, एक्सेट्रा। तो आप अवेयर जब हो जाते हैं तो अवेयरनेस से ही ये काम होता है। जब आप अवेयर हो जाएंगे कि मुझे टाइम का अच्छा से उपयोग करना है, तो फिर आप देखेंगे कि आप जैसे आप वेस्ट करने लगेंगे टाइम, तो कोई ना कोई आपको बोलेगा कि यार छोड़ दो, बहुत हो गया, अब बंद करो और जाओ। और जब आप ये छोड़ के मोबाइल फोन को अलग हटा के या कोई और डिस्ट्रैक्शन हटा के जब आप बैठेंगे, तो उससे आपको एक बहुत बड़ा एक आपको शक्ति मिलेगी, आपको एक बल मिलेगा, फोर्स अंदर से आपको मिलेगा कि देखो मैं 1 घंटे से ये नहीं। इसी तरह से जैसे मान लिया कोई शराब या कोई उस तरह के दूसरे जो नशा करते हैं, वो 5-5 मिनट करके वो उनको एक बल मिलेगा, उनको एक शक्ति मिलेगी। तो उस तरह से कीजिए। हार नहीं मानना है, हार बिल्कुल नहीं मानना है। क्या होता है कि कहते हैं ना कि हार तब होती है जब मान ली जाती है। किसने कहा है ये? हार तब होती है जब मान ली जाती है, जीत तब होता है जब ठान ली जाती है। तो आप जब ठान लेंगे कि हमको जीतना है, मैं इसमें निकालूंगा, सब कुछ करने के बाद आपने हर तरह से कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो समझिए कि चलिए ये ऊपर वाला कुछ और मेरे लिए रखा है, मैं कुछ और, मैं कहीं और कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं छोड़ना है। ये नहीं होना है कि डिप्रेस्ड हो जाए किसी, नहीं मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, मैं ये ना। हम लोग को जो ये बॉडी मिला है ना, ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है, यही बहुत बड़ा एक उपहार है, बहुत बड़ा गिफ्ट है फ्रॉम द ऑलमाइटी। इस गिफ्ट को वो सब नहीं कि डिप्रेस होके या खाना खाने मतलब दारू पीने लगे या इस तरह से ना, इस चीज का, क्योंकि सबसे दुखी वो होता है जब देखता है कि नहीं देखो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, ये तो
हमने उसको दिया, सारे तो दूसरे कुत्ता बिल्ली जानवर हैं, और ये आदमी है जिसके ये सोच सकता है, इसको एक माइंड है, ब्रेन है, और ब्रेन के सहारे वो अपना सब कुछ समझ सकता। और मेरा भी जो एक मेरी जो क्या कहते हैं ग्रेटनेस है, वो समझने के लायक है। एक जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली, वो लोग इतना रहते हैं, मतलब उनको खाना पीना, मतलब छोटे छोटे चीज पे वो ज्यादा अपना ये है, और वो उनको उस तरह का माइंड, वो थिंकिंग नहीं होता है कि ऊपर जिसने बनाया है, तो हम लोग को बनाया गया है उसकी ग्रेटनेस को पहचानने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए। तो हमेशा सोचिए कि ये ऊपर वाले ने दिया है, इसका हम अच्छा से ये करेंगे, और जितना हो सके हम उस पर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और अगर आप मेहनत किए, कभी ना कभी आपको देखिएगा कि उसका फायदा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज में हम नहीं कर पा, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत लोग हैं, आप लोगों ने एक अदरक के पंजे नाम का एक प्ले है, उसमें वन मैन शो है, वो वन मैन शो आप लोगों ने सुना है, अदरक के पंजे। जो लोग पुराने हैं देखिए, वो सुन रहे हैं, तो बता रहे हैं कि हाँ, अदरक के पंजे जो है 1965 से 2001 तक लगातार चला है ये, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये हैदराबाद का एक आदमी बब्बन खान ने ये लिखा था। कहाँ पे लिखा था? तो लैंप पोस्ट के नीचे, और लैंप पोस्ट के नीचे लिखा था, और उसको बेचारे को, उसके पास पैसा नहीं था कि उसको इनैक्ट करे। उसको लग रहा था कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, लोगों को सुनाता भी था। तो वो उसके बारे में कहावत है, आप विकिपीडिया में आप देखिएगा, उसके बारे में है बब्बन खान का, कि एक प्याली चाय पे एक वो कोई कहानी सुना देता था, या उस तरह से बेचारा वो एक प्याली चाय के लिए वो जाता था, और किसी को बोला कि कहानी में सुना के फिर चाय पीता था। उसका इतना पैसा नहीं था। 1965 में सितंबर या कहीं, वो उसने अपनी माँ की जो एक कोई एक होता है, जैसे मंगलसूत्र हिंदुओं में होता है, वैसे ही कुछ कि जो एक फीमेल, एक मैरिड लेडी पहनती है, वो बेचारे ने उसको बेचना पड़ गया। माँ ने कहा कि नहीं, इसको तुम बेच दो। उसने बेचा, और वो 200-250 रुपए का उसने हॉल बुक किया, और हॉल बुक करने के बाद उसने बाकी और सब जो कॉस्ट्यूम के लिए वगैरह किया, तो करीब 400-450 इस पे हो गया, आउट ऑफ 500 रुपीज, और मेरे 300 रुपये में से कितना। जब पहला ये आया, क्योंकि कोई पब्लिसिटी नहीं था, कुछ नहीं था, तो हॉल खाली था बिल्कुल। तो बहुत वो हो गया। मैं तो उसी समय बैक स्टेज जब वो आया था, बेचारा ऐसे बैठा था कि न कोई देखने वाला आया, न कोई। कुछ लोग जो देखे थे, उसमें से एक आया, और वो उसने 500 रुपये उसको दी, बोले कि लो, ये रखो, और तुम इसको बंद मत करना, फिर से चलाओ इसको। तो फिर वो नेक्स्ट शो किया, और नेक्स्ट शो के बाद जब लोगों को पता चलने लगा कि ऐसे तरह के पंजे हैं, तो लगातार 1965 से 2001 तक उसने वो शो किया डेली, और उसमें हाउसफुल, मतलब अदरक के पंजे अभी भी अगर आ जाए, देखिएगा कि हाउसफुल दिल्ली में भी होता है, कभी कभी आता है वो। तो ये इंस्पिरेशन लेने वाली चीज है बब्बन खान से। वो अगर हार जाता पहला दिन, या जब उसने लिखा लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, तब वो खत्म हो गया था। अभी हम लोग को, इस सोसाइटी को, इस वर्ल्ड को, अच्छा बहुत वर्ल्ड ओवर उसने ये अदरक के पंजे किया। अदरक के पंजे बहुत पॉपुलर एक प्ले है। तो हर इस तरह बहुत से ऐसे स्टोरीज है हम लोग की सोसाइटी में। हम लोग के यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमेशा ये देश, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो कौन कहाँ पे नगीना निकल पड़ता है, कहाँ से, बहुत मुश्किल। आप लोग में से भी कोई ना कोई जरूर ऐसा निकलेगा। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, और कभी छोड़े मत,
लगातार कोशिश करते रहिए तो देखिएगा कि एक दिन आप भी बहुत कामयाब होइएगा। तो अब बहुत हमने लेक्चर दे दिया, आपको बस ऑल द बेस्ट मैं केवल कहता हूँ। बहुत सीरियसली लीजिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम वेस्ट करने से, और जहाँ पे भी आपको अच्छे फैसिलिटीज जैसे पुलिस वालों ने किया है, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप एक अच्छे नागरिक बने और इस देश की सेवा करें, सोसाइटी की सेवा करें और अपने परिवार को अच्छा करें और परिवार को और भी बढ़िया एजुकेशन और इस तरह से दिलवाएं। बस हम लोग की यही आप लोग से एक्सपेक्टेशन है और यही हम लोग की कामना है कि आप लोग अच्छा जरूर करेंगे। और जैसे आप लोग श्रवण में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखिए मनु लॉ कोचिंग का इन्होंने ये कर रखा है और कई जगह राजेंद्र नगर से शुरू हो गया, कई जगह यहाँ पे अब फ्री देते हैं कोचिंग, इसका पूरा फायदा उठाइए। एक लास्ट में बस केवल मैं जब ट्रेनिंग में था तो मैं एक आर्मी ऑफिसर के घर गया, वो आर्मी वेटनरी ऑफिसर थे, उनके पास कुत्ते बहुत अच्छे अच्छे थे। तो हमारे कुछ बैचमेट्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमें भी चाहिए, हमें ये दिल्ली हम लोग जाएंगे, हम लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। तो वो चुप रहे, बोले कि नहीं आप लोग को देंगे, लेकिन बोले कि एक आप लोग को पैसा जरूर लगेगा। मुझे फ्री में वो वेटनरी के लिए थे तो फ्री था, लेकिन आप लोग को जरूर मैं पैसा से दूंगा। तो हम लोग ने पूछा क्यों? तो आपको फ्री मिलता है, इतने सुंदर सुंदर कुत्ता, पता नहीं कौन, हमको तो आइडिया है नहीं। तब उन्होंने कहा कि अगर जो फ्री होता है ना तो लोग वैल्यू उसका नहीं समझते। आप लोग ये फ्री दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका वैल्यू नहीं समझिए, उसका पूरा का पूरा उसका यूज कीजिए, ठीक है। और इनको फ्री देना है, देना चाहते हैं ये फ्री, इसका ये मतलब नहीं कि यूजलेस है वो, कह नहीं ये तो कहीं और हो जाए, मैं पैसा दे करेंगे ना, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए। और भी जो सुविधाएं जो नदीम साहब और उनकी टीम कर रही है वो आप उसका पूरा फायदा उठाइए। और हम लोग हैं ही, कभी भी कोई ऐसे जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो, आपको लगता है कि कोई पुलिस ऑफिसर आपको कुछ आके बीच बीच में किसी तरह का कोई कोचिंग करे या कोई किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो अभी फ्रेश जो बच्चे आ रहे हैं तो उन लोग बिल्कुल अभी हाल में थोड़े दिन पहले है, कोई प्रोफेशनल होगा तो उन लोग से भी आप लोग ऐसा से भी बीच बीच में हमने कहा कि इंटरेक्शन कराने के लिए जो नए अभी आए हैं, बिल्कुल अभी अंडर ट्रेनिंग है, 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, तो उन लोग से भी आप लोग से ये करवाएंगे इंटरेक्शन। और बाकी थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इज्जत दी, हमें बुलाया यहाँ पे, और आप लोग इतने सराह रहे हैं पुलिस के रोल को, तो थैंक यू वेरी मच सब पुलिस वालों की तरफ से। और केयर जरूर दीजिए, ये मास्क चालान से बचने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए, जो ऊपर वाले का जो एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, उसको हम लोग संभाल के रखने के लिए। थैंक यू।